Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in the last video we completed a very important topic that is 16 Mahajanpada. They were in the 6th century BC. Today we are going to discuss about how did Magad Mahajanpada. How did Magad Mahajanpada emerge as strongest out of these 16? How did the Magad Mahajanpada get big success over which the great Mauryan Empire came to rule? दोस्तों, हमने महाजनपद खत्म किया था, महाजनपद को खत्म किया था पिछले वीडियो में 16 महाजनपदों को। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये जो मगध महाजनपद है ये सबसे मजबूत बनकर उभरेगा इन 16 महाजनपदों में, और ये जब मजबूट बन के उभरेगा इसी के ऊपर एक महान मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ेगी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य तो हम बाद में देखेंगे, विल सी इट लेटर, बट टुडे हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम इस महाजनपद को एक बार 2-4 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, हमने 16 महाजनपदों का ये महाजनपदों को यहां दिखाया है मैप में। ठीक है, कंबोज, गांधार, देखिए कंबोज जो है कंबोज ये और गांधार ये दोनों पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेंगे। मैंने बताया था डिटेल में, आप देखिएगा जाके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद पूर्व आज का जो दिल्ली, हरियाणा, मेरठ का क्षेत्र है वो कुरु महाजनपद होगा। ठीक है, उसके बाद ये सूरसेन है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, चेदी जो कि आज का मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड है, ग्वालियर का जैसे चंदेरी है वो भी इसमें आएगा। तो इस तरह का कहा जाता है कि जो चेदी महाजनपद था वो आज का जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है बुंदेलखंड का, तो उसके कुछ हिस्से आएंगे चेदी में। ठीक है, उसके बाद ये देखिए वत्स, इलाहाबाद के आसपास, उसके बाद काशी, उत्तर प्रदेश में जानते हैं बनारस, और ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मगध, आज का जो पटना, गया, शाहबाद जो एरिया है, वो सब कवर करता था। अंग में आज का जो मॉडर्न टाइम में मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र ये कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर हमने देखा पांचाल को नोट कीजिएगा कि पांचाल जो था बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, आज का जो एरिया है ये पांचाल को कवर करता था। कौशल जो है ये हिमालय की तराई वाला क्षेत्र है, और आज भी जैसे कि आज का क्षेत्र जो है आपको अयोध्या ये पड़ता था वहां पे, फैजाबाद। उसके बाद आपको जो कपिलवस्तु नेपाल में, तो नेपाल की तराई में बता ही रहा हूं, जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान रहा, महात्मा बुद्ध से संबंधित रहा, वो भी यहां पर था। ठीक है, इसमें था कौशल में। मल्ल है तो पावा और कुशीनारा, देवरिया, गोरखपुर के आसपास का एरिया है। ये था वज्जी, ये कॉन्फेडरेसी था, एक संघ था 8 राज्यों का, 8 स्टेट्स का, जिसमें लिच्छवी जो थे वो सबसे स्ट्रांग थे और उनकी राजधानी वैशाली थी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वज्जी संघ की राजधानी जो थी वैशाली ही थी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मत्स्य, राजस्थान में ये था, और आज का जो राजस्थान है, और मत्स्य जो था एकमात्र मैंने बताया था महाजनपद जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है। मरुस्थलीय, कंप्लीट मरुस्थलीय नहीं कह सकते, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा है तो आपको यही लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद अवंती जो मालवा वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है अवंती, वो अवंती आएगा उसमें। ठीक है, अश्मक गोदावरी नदी के किनारे, और साउथ इंडिया का एकमात्र, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। तो आप कह सकते हैं कि नर्मदा के उत्तर में 15 महाजनपद थे और दक्षिण में सिर्फ 1। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण में सिर्फ 1 महाजनपद था। तो मैंने एक तरह से लोकेशन बताया इसमें, और महाजनपद का लोकेशन आप देख रहे हैं मैप में, आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, और मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल बताया है। अब जो है इन महाजनपदों को जानने के बाद हमें करना क्या है,
कि मगध के उत्कर्ष को समझना है। मैंने बताया ना, हाउ डिड मगध इमर्ज एज स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदा। तो ये आज हम देखने वाले हैं, लेकिन पूरा आज हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी। हाँ, 2-3 पार्ट नहीं ये हो पाएगा, बहुत बड़ी स्टोरी होगी इसकी। तो ये हम जो आज करने वाले हैं, पहले मैं एक चीज बता दूं कि क्या क्या है इसमें। देखिए, अभी जो हम करेंगे, हाँ, उसमें आज अगर मगध एक बड़े महाजनपद के रूप में, एक बिग महाजनपद के रूप में स्ट्रॉन्गेस्ट होकर उभर के आएगा, तो उसके कई कारण होंगे। हाँ, उसके पॉलिटिकल रीजन होंगे, ठीक है, उसके इकोनॉमिक रीजन होंगे, उसके पॉलिटिकल रीजंस में अगर हम देखें, रीजंस कारण क्या क्या होंगे, तो या फैक्टर्स कह ले, रीजंस कह ले, फैक्टर्स क्या होंगे, उसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स कह ले, फैक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिक होंगे, पॉलिटिकल होंगे, सबसे मुख्य इकोनॉमिक होगा, बाद में हम पॉलिटिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि यहां मैं दे रहा हूं पॉलिटिकल, या पहले आप रख लीजिए ऐसे, इकोनॉमिक रख लीजिए, इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके ज्योग्राफिकल रीजन भी होंगे, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक कारक होंगे, भौगोलिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जियो में सिर्फ लिख रहा हूं। उसके बाद आपको पॉलिटिकल होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल के बाद आपको कल्चरल एंड रिलीजियस रीजन भी होंगे, एंड रिलीजियस रीजन। तो इन चारों फैक्टर्स को 1 2 3 4, इन चारों फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं इस पूरे जो मगध का उत्कर्ष है उसमें। एक तो ये होगा, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ डायनेस्टीज हैं, उन डायनेस्टीज को आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ही जाके आप मगध के उत्कर्ष को पूरी तरह से समझ जाएंगे। रीजंस तो आप इसमें समझ ही जाएंगे, लेकिन जब उसको आप खत्म करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ वंश हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं बृहदत्त वंश, जो डायनेस्टी है इनको पढ़ना है। देखिए यहां पहले बृहदत्त के बाद हर्यंका डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। सबसे पहला डायनेस्टी बृहदत्त डायनेस्टी, उसके बाद हर्यक डायनेस्टी, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, मेन यहां से होगा। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी। ये मगध नंद डायनेस्टी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आएगा, और इसी के ऊपर आ जाएगा फिर बाद में मौर्य डायनेस्टी। तो खैर ये तो बाद का टॉपिक है मौर्य, लेकिन ये बताने के लिए था। अब हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हर्यक डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन कौन से लोग हैं देखिए, इसमें होंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बिंबिसार, इसमें हम पढ़ेंगे अजातशत्रु, इसका बेटा है अजातशत्रु। उसके बाद उदायन या उदयभद्र, उसके बाद अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध। उसके बाद मुंडका, और उसके बाद नागदशक। तो इतने लोगों को आपको हर्यक डायनेस्टी में पढ़ना है।
तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र इसी का नाम है। फिर अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी हम देखेंगे, और शिशुनाग डायनेस्टी में दो लोग हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो है आपको शिशुनाग, ठीक है ना, एक हो जाएंगे शिशुनाग और दूसरे होंगे कालाशोक। कालाशोक, और कालाशोक का ही नाम था एक और इनका, काकवर्ण। काकवर्ण, काकवर्ण इनका नाम था, काकवर्ण। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, काकवर्ण। हाँ, और ये कहां पे कहा गया है, ये कहां पे है, दिव्यदान। दिव्य दान, एक दिव्यदान ऐसे लिखिए, दिव्यदान। और दिव्यदान जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। दिव्यदान में कालाशोक को कहा गया है क्या, काकवर्ण। अब देखिए हमारे मगध का उत्कर्ष तब जाकर खत्म होगा, हमने महाजनपद तो पढ़ लिया, अब महाजनपद में हमें पढ़ना है मगध को। तो ये फैक्टर्स पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन रहे, क्या आर्थिक कारक क्या रहे या कारण क्या रहे, भौगोलिक कारण क्या रहे मगध के उत्कर्ष का, ठीक है, राजनीतिक कारण क्या रहे, और सांस्कृतिक और रिलीजियस यानी धार्मिक कारण क्या रहे, इनको आज हम पूरा देखने वाले हैं। उसके बाद ये आज हम खत्म करेंगे, उसके बाद ये बहुत जरूरी है देखना, ये सारे जो डायनेस्टीज के लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये, हाँ, जो कि जिनका अहम जो होगा योगदान होगा, ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगे मगध के उत्कर्ष में। वो कैसे होगा आगे हम बताएंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहां पर रहेगा ये पूरा फैक्टर्स। इससे भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी, थोड़ी बहुत चर्चा इनकी यहां भी होगी, लेकिन यहां पे डिटेल चर्चा होगी डायनेस्टीज की। तो बृहदक डायनेस्टी आप लिख लीजिए यहां पर ऊपर, मैंने लिखा नहीं है डायनेस्टी जो होगा मगध का, आप यहां पे लिख लीजिए। कुछ डायनेस्टी में यहां लिख देता हूं, कहीं बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं ना लिखूं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डायनेस्टीज ऑफ मगध, ये आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ये इसको आप तो ये मगध के डायनेस्टी को आप लिख लीजिए, बृहदक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, और इसी के ऊपर फिर जब खत्म होगा ये पूरा डायनेस्टी तो इसी पे आ जाएगा, नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी, बहुत महान साम्राज्य जिसको हम बिल्कुल बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। और यहाँ से पहले हर्यक डायनेस्टी में ये सारे रूलर होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, शिशुनाग और कालाशोक, ये शिशुनाग डायनेस्टी में होंगे। कालाशोक का नाम ये आप याद रखिएगा, काकवर्ण, जो कि इनको काकवर्ण नाम कहा गया है कहां पे, दिव्यदान में। और दिव्यदान ये आप याद रखिएगा, काकवर्ण जो नाम है ये कहां कहा गया है, दिव्यदान में। और दिव्यदान क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, हाँ, ये बौद्ध ग्रंथ है, आप हिंदी में कह सकते हैं। तो ये हालांकि मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है, इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है, इसलिए शिकायत मत कीजिएगा कि बहुत छोटा लिखा है, क्योंकि कुछ चीजें मैं बार बार बताता हूं, एक साथ लिखनी पड़ती है समझाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं। अब आज हम इस पूरे फैक्टर्स को समझेंगे कि मगध के उत्कर्ष में आर्थिक कारण क्या रहे, भौगोलिक कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे, और सांस्कृतिक और धार्मिक कारण क्या रहे। तो इसको हम अब देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं इसे मिटाकर और आगे हम ये काम करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स से।
मगध के उत्कर्ष में इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या रहे, आइए देखते हैं, यानी आर्थिक कारण क्या क्या रहे। यहां पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक कहें या कारण कहें, जो भी कहें, ठीक है। अब ये क्या रहे जरा देखिए, अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक कारण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां का एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। कैसे, देखिए एग्रीकल्चर अब कैसे रहा भाई, ये इसमें मैं पॉइंट ए लिखता हूं। एग्रीकल्चर देखिए, मगध मैंने ये मिटाया नहीं है, कहीं जरूरत पड़ जाए, मगध, ठीक है। मगध जो है ये गंगा घाटी में या गंगा वैली में पड़ता था, ठीक है। सिचुएटेड था कहां पे, सिचुएटेड इन गंगा वैली या गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी में। और यहां पर इसकी सहायक नदियां थी, गंगा की सहायक नदियां थी, कौन कौन थी भाई, गंगा की अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो ये थी गंडक, ठीक है, सोन, पुनपुन, ठीक है, ये सहायक नदियां थी। इवन घाघरा भी आके गंगा में मिलती थी, तो घाघरा को भी आप रख सकते हैं, घाघरा, ठीक है। तो अब देखिए मगध एग्रीकल्चर में कैसे सहायक रहेगा, देखिएगा मगध कहां है, सिचुएटेड है गंगा वैली में। देखिए मैंने ये कहा था ना, कल भी बताया था कि नर्मदा रिवर के उत्तर में 15 महाजनपद है, जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था महाजनपद पे, और साउथ में एक ही रिवर है, ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे, और सबसे ज्यादा महाजनपद जो है वो गंगा घाटी में है। देखिए ये मगध पड़ेगा गंगा घाटी में, ठीक है ना। तो ये अगर ये बात है तो फिर इससे बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होंगी भाई, देखिए हाँ क्या होंगी, तो ये होगा ऐसा कि अगर गंगा घाटी में है, नदियां हैं चारों तरफ से, तो क्या होगा, ये इमेंसली फर्टाइल सॉइल, मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, फर्टाइल मींस उपजाऊ होगी यहां पर, ठीक है, पहली बात। यहां पर देखिए कुछ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात है, कृषि पंचांग यानी कि एग्रीकल्चर कैलेंडर भी यहां मिला है, ये भी मैं लिख देता हूं, एग्रीकल्चर कैलेंडर यानी कि कृषि पंचांग, इसको हिंदी में अगर कहें हिंदी वालों के लिए तो कृषि पंचांग, मतलब किस मौसम में कौन सी खेती होगी, इस तरह की कुछ उसमें प्लानिंग होगी कैलेंडर में, जैसे कैलेंडर होता है तो एग्रीकल्चर कैलेंडर में मिला है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इस मिट्टी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ, सो मेनी काइंड ऑफ, ऐसे लिखिए, मेनी टाइप्स ऑफ, मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बहुकिस्मी फसलें होंगी,
मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इस मिट्टी में जो यहां पे है उसमें मेनी टाइप्स ऑफ फसलें होंगी। इस तरह के लिए बहुत ज्यादा, इस तरह के फसलों के लिए मतलब बहुत सारी फसलों के लिए, एक नहीं कई सारी फसलों के लिए ये बहुत ही उपयोगी और उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारी फसलें यहाँ पे हो सकती हैं इस मिट्टी में, मगध के सॉइल में। ठीक है, उसके अलावा आयरन आ जाता है। ठीक है, अब आयरन आ जाएगा। ठीक है, आयरन आ जाएगा तो आयरन से क्या होगा, डीप प्लाविंग। डीप प्लाविंग और डीप प्लाविंग मतलब गहरी जुताई। आयरन आ चुका था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आयरन आया था, पूर्व वैदिक काल में नहीं था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को जानकारी हो गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उतने व्यापक पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ जो अब जाकर इस्तेमाल होगा। अब यहां हालांकि उस समय भी एग्रीकल्चर, पहले पशुपालन था, ऋग वैदिक पीरियड में या पूर्व वैदिक काल में पशुपालन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो मेन पेशा था। लेकिन आयरन के आने से वहां भी क्या हो गया था, एग्रीकल्चर हो गया था और क्षेत्र के यहाँ लोग क्षेत्र विस्तार भी करने लगे थे। लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आकर लोगों ने क्षेत्र विस्तार करना भी शुरू किया था जो पूर्व वैदिक काल में नहीं था। इस वजह से आयरन भी आ गया था और क्षेत्र विस्तार यानी युद्ध होने लगा था एक्सपेंशन के लिए। तो अब एग्रीकल्चर यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था या कृषि जो था वो मुख्य पेशा हो गया था। ठीक है, तो यहां तो बहुत ज्यादा आयरन का इस्तेमाल होगा। इससे क्या होगा, गहरी जुताई, डीप प्लाविंग। ठीक है ना, डीप प्लाविंग। डीप प्लाविंग, अब डीप प्लाविंग अगर होगा, गहरी जुताई होनी शुरू हो गई, तो क्या होगा भाई, एडिशनल प्रोडक्शन, यानी अतिरिक्त उत्पादन, हिंदी वाले लिखेंगे अतिरिक्त उत्पादन। ठीक है, आयरन से लोहा आ गया तो गहरी जुताई संभव हुई। ठीक है, बिना लोहे के गहरी जुताई संभव नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि लोहा जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कॉपर के उससे, अगर कॉपर है और कॉपर का कोई औजार बना लिया जाए और लोहे का बना लिया जाए तो लोहे वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको पता है। तो डीप प्लाविंग, गहरी जुताई, और गहरी जुताई से अतिरिक्त उत्पादन। उसके अलावा इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या हो गया भाई, सिंचाई की व्यवस्था। देखिए नदियां तो है ही, तो अगर दो बातें होती हैं, नदियां हैं तो सिंचाई की व्यवस्था को डेवलप भी किया जा सकता है आसानी से, और अगर वैसे भी नेचुरल हम देखें तो नेचुरली भी सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इरिगेशन में तो सुविधा है। तो इन सारी बातों से आपको यह पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर मगध का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा। आगे देखते हैं, इसमें अभी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये जो अगर हम पूरा देखें, अगर हम ये पूरा अगर देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए कि यहां पर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। अब अतिरिक्त उत्पादन यहां पर ऐसे देख लीजिए, गहरी जुताई, कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कि कृषि डीप, यहीं से लिखते हैं, क्योंकि डीप प्लाविंग से एडिशनल प्रोडक्शन कब होगा, जब उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तभी तो एडिशनल उत्पादन होगा, एडिशनल आपको वो अनाज मिलेगा। ठीक है, और एडिशनल अगर अनाज मिलता है तो इसका भी बहुत सारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, तो सबसे बड़ी बात कि अगर एडिशनल मिलता है तो इससे क्या होगा, देखिए इससे आपको एक तो बात ये होगी
कि आप इससे क्या होगा कि आपकी स्टेट इनकम कहिए या इनकम कह लीजिए, इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये मार्क है इंक्रीज का। इनका आय बढ़ेगा ना, क्योंकि टैक्स मिलेगा आपको, जितना ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, तो इससे आपको इनकम भी बढ़ेगा, राज्य का, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ता है ना, जितना अधिक इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी, जितना अधिक प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा सरकार का पैसा बढ़ता है, तो इनकम यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रांग आर्मी भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि थोड़ा मैं इधर ही लिखूं, क्योंकि फिर नीचे मुझे जगह बचेगा नहीं, ठीक है। ये इनकम अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो इनकम इंक्रीज करने से स्ट्रॉन्ग एडमिन लिखा है मैंने, एडमिन का मतलब है प्रशासन, सुदृढ़ प्रशासन हिंदी वालों के लिए, स्ट्रॉन्ग एडमिन, और यहां पर स्ट्रॉन्ग एडमिन और टैक्स अच्छा आएगा, राज्य को इनकम अच्छा आएगा, तो अच्छी आर्मी भी वो रख सकती है, क्योंकि आर्मी को पैसा कहां से देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी ना, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, उसको सुविधाएं देनी पड़ेगी ना, तो कहां से आएगा, इस इनकम से ही तो आएगा। जितना स्टेट का इनकम होगा, उतना ही सुदृढ़ प्रशासन, उतना ही सुदृढ़ आर्मी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात, फूड सप्लाई, हाँ, फूड सप्लाई में भोजन की आपूर्ति में एक तरह से निश्चिंतता आ जाएगी, ठीक है ना, अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पास अतिरिक्त उत्पादन है तो भोजन की कमी तो होगी नहीं, एक निश्चिंतता आ जाएगी। हमारे जितने लोग हैं, हाँ, एक देश है, एक राज्य है, वहां जितने लोग हैं, अगर वहां का एग्रीकल्चर अच्छा है तो उनको खाने पीने की कमी नहीं होगी, तो ये एक बड़ी बात होगी। और खाने पीने की जब कमी नहीं होती है, तो इससे एक चीज निकल के आती है कि अगर फूड सप्लाई अच्छी है, लोगों का पेट भरा हुआ है, तो लोगों के पास जो टैलेंट है वो उभर के आएगा, ठीक है ना, जो छुपा हुआ टैलेंट होता है। देखिए, अगर भूखे पेट है तो आपका टैलेंट भी जल्दी नहीं निखरता है, लेकिन अगर लोग सुखी हैं, पेट भरा हुआ है, तो आपका जो एक्सपर्टाइज है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि आपका जो एक्सपर्टाइज है या जो स्किल है, कह सकते हैं स्किल है, वो डेवलप करेगा। आपके स्किल को इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपका पेट भरा हुआ है, अगर आप में कोई छुपा हुआ टैलेंट है, कोई स्किल है, तो उससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ होगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको भरपेट खाना मिलेगा, फिर आप दूसरे दिशाओं में सोच सकते हैं। अदरवाइज तो आप खाने के चक्कर में ही लगे रहेंगे, पेट ही नहीं भरा रहेगा, भूखे पेट रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये स्किल डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्किल डेवलप होने का मतलब क्या है, यहां पे आपको डेवलप हो रहा है, क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, स्किल डेवलप हो रहा है। इसका मतलब किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए, शिल्प का, यानी कि क्राफ्ट्स का।
क्राफ्ट का डेवलपमेंट होगा, शिल्प का डेवलपमेंट होगा, हाँ क्राफ्ट का होगा, आपका ट्रेड होगा, वाणिज्य होगा, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स भी आप देख सकते हैं, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, इनका विकास हो रहा है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब देखिए इसके अलावा कहते थे कि जो धान की बहुत अधिक उपज होती थी, ठीक है, धान की उस समय अधिक उपज होती थी, तो पैडी जिसको कहते हैं पैडी, तो पैडी जो था ना, देखिए इसी में एक और चीज देखिए, उस समय पैडी, धान की अच्छी उपज होती थी, और कहते थे, समझिए इसको, ये मैं हो सकता है स्पेस नहीं तो नहीं लिख पाऊं, लेकिन ये समझिए कि पैडी जो कहते हैं, धान मैं लिख देता हूं, धान की बहुत अच्छी फसल होती थी, और कहते थे उस समय ऐसा माना जाता था कि धान जो है, हाँ चावल खाने से क्या होता है, प्रजनन शक्ति में, ठीक है, विकास होता है और प्रजनन शक्ति आपकी बढ़ती है। प्रजनन शक्ति में वृद्धि, ये मैंने हिंदी में ही लिखी है, आप लिख लीजिएगा इसको, हाँ। तो प्रजनन शक्ति में वृद्धि का सीधा सा मतलब क्या है, पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में वृद्धि। ये मैंने ऊपर एरो दिखाया हुआ है, यानी कि बढ़ रही है जनसंख्या। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो देखिए ये क्या है कि आज से इसकी तुलना मत कीजिएगा, आज जो हमारी जनसंख्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या का बढ़ना सुखी जीवन के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्लानिंग और ये सब होती है, सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है, और लोग भी आजकल थोड़ा जो एजुकेटेड लोग हैं, हाँ वो सोचते हैं इस बारे में। लेकिन उस समय के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि एक पॉजिटिव साइन था, ठीक है ना, इसका एक सकारात्मक पक्ष था, ठीक है ना। क्या था भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको ये आर्मी में, यानी सैन्य संगठन में काम करने के लिए ज्यादा लोग होंगे, तो इससे सेना मजबूत होगी, ठीक है ना। दूसरी बात कि इससे लोग ज्यादा होंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य भी ज्यादा होगा। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा व्यापार और वाणिज्य। इससे क्या होगा, ज्यादा व्यापार वाणिज्य तो लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और स्टेट को इनकम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें एग्रीकल्चर वाले अगर हम पक्ष को देखें तो आपको समझना चाहिए कि देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मगध का, हाँ कैसे बेहतर था और कैसे इसको हेल्प मिला, हाँ क्यों मगध का पोजीशन जो था वो बहुत ज्यादा मगध एडवांटेज में था, क्यों, सिचुएटेड इन गंगा वैली, गंगा घाटी में ये स्थित था, बहुत सारी नदियां थी साथ साथ, गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, ये सब आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसका क्या फर्क पड़ा, तो अगर ये नदियां हैं तो उपजाऊ मिट्टी होगी, इमेंसली फर्टाइल सॉइल, हाँ फर्टाइल मींस उपजाऊ, हाँ फर्टाइल सॉइल होगा। एग्रीकल्चर कैलेंडर भी मिला, जिसमें कैलेंडर में हर मौसम में कौन कौन सा फसल हो सकता है और इसके बारे में तमाम जानकारियां भी दी जाती हैं, तो ये बड़ी बात है। ये वही हो सकता है एग्रीकल्चर कैलेंडर या कृषि पंचांग जहां की खेती व्यवस्था जो हो वो अच्छी हो, हाँ वो डेवलप्ड हो। उसके बाद बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे बहु किस्मी फसलें आप कह सकते हैं इस मिट्टी में हो सकती थी।
तो ये बात है। उसके बाद आयरन, लोहे के आने से आयरन, हाँ अगर साफ ना हो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं। आयरन, आयरन लोहे के आ जाने से क्या हुआ, गहरी जुताई संभव हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, लोहे के आने से ये आयरन बहुत ज्यादा, हाँ बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि आयरन तो आ भी गया और यहां पे आयरन बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा कि मगध में आयरन बहुत ज्यादा था, आयरन माइंस यहां पे पाए गए, अभी मैं लिखूंगा नीचे। आयरन का आविष्कार तो पहले वैदिक पीरियड में हो चुका था, हालांकि वैदिक पीरियड का, वैदिक कल्चर का प्रभाव मगध पे नहीं था, लेकिन आयरन का उधर आविष्कार हो चुका था, व्यापक पैमाने पर यहां हो रहा है आपको मगध में 6th सेंचुरी बीसी में। क्यों? क्योंकि यहां आयरन ओर भी है, आयरन माइंस है, यहां पर लोहे की खाने हैं, उसका मैं बताऊंगा इस्तेमाल, जिससे गहरी जुताई संभव हो रही है और इससे अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। जब अतिरिक्त उत्पादन होगा तो आपको इनकम भी होगा स्टेट को, फूड सप्लाई में यानी कि भोजन की आपूर्ति में भी निश्चिंतता आएगी। और जब भोजन, देखिए जब इनकम, यहां पर मैंने इनकम बताया, इनकम अगर अच्छी है सरकार की, तो सरकार क्या करेगी, प्रशासन स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आर्मी भी उसकी स्ट्रांग होगी, सैन्य संगठन मजबूत होगा, तो ये मजबूती प्रदान करेगा किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए। तो उस समय मगध को ये सब चीजें मजबूती प्रदान कर रही हैं। फूड सप्लाई आ गया, तो फूड सप्लाई अगर अतिरिक्त उत्पादन है एग्रीकल्चर में, यानी खाने पीने को लेकर तो हम निश्चिंत हैं, और खाने पीने को लेकर निश्चिंत हैं, तो जो भी छुपा हुआ टैलेंट है निकल के बाहर आएगा, स्किल डेवलप होगा आपका, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसका विकास होगा। और इससे क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, इससे किस चीज का विकास होगा, इससे अगर स्किल डेवलप हो रहा है तो तमाम तरह के शिल्प का विकास होगा, हाँ शिल्प का काम लोग करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास होगा, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद पैडी के बारे में ऐसा माना जाता था, धान के बारे में कहा जाता था कि प्रजनन शक्ति बढ़ाती है, मतलब चावल जितना ज्यादा खाएंगे तो चावल अच्छी होती थी, यहाँ पर चावल ज्यादा खाएंगे तो प्रजनन शक्ति में वृद्धि होगी। प्रजनन शक्ति में वृद्धि का मतलब सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ने का उस समय से मतलब था मजबूती मिलना, किसको, देश को, राज्य को, सरकार को। क्यों? क्योंकि आर्मी के लिए, हाँ सैन्य संगठन के लिए लोग मिलेंगे, ठीक है, और साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले भी लोग मिलेंगे, तो इससे रोजगार का भी विकास होगा। तो इस तरह से देखिए कि किस तरह से कृषि के लिए ये यहां आयरन माइंस होने से, हाँ आयरन की खान होने से, और साथ साथ नदियों के होने से पूरा फेवरेबल कंडीशन था एग्रीकल्चर के लिए। यहां आप ऐसे टाइटल दे सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल ऐसे लिख दीजिए आप, हाँ अनुकूल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हिंदी में लिख दूं, चलिए हिंदी में लिख देता हूं, अनुकूल अनुकूल दशा, अनुकूल दशा किसके लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल दशा। कैसे थी अनुकूल दशा, सारा मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। अनुकूल दशा का मतलब इंग्लिश में आप फेवरेबल कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैं हिंदी वालों के लिए भी कर देता हूं ताकि सबके लिए आसानी रहे। मैं इंग्लिश, अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं तो उसको हिंदी में बोल देता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो अनुकूल दशा यानी फेवरेबल कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए कैसे अनुकूल दशा थी मगध में, वो मैंने यहां डिस्कस कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, इकोनॉमिक फैक्टर वाले में। तो इसे मैं मिटाता हूं, आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में, आर्थिक कारकों में, या इकोनॉमिक रीजन कहें आप। वो ए था एग्रीकल्चर वाला, बी देखिए। अब बी में यहां पर आयरन एंड कॉपर माइंस कहां पे है भाई, मगध में। मगध में क्या है, आयरन एंड कॉपर माइंस। तो आयरन एंड कॉपर माइंस अगर मगध में है
तो इससे क्या होगा, हाँ इन दोनों से क्या होगा, वेपन्स बनेंगे, हथियार बनेंगे, जो कि आर्मी को सुविधा देगा, मिलेगी इससे। हाँ, आर्मी स्ट्रांग होगा, सैन्य संगठन स्ट्रांग होगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आपको हथियारों की जरूरत है। तो इधर आयरन और कॉपर माइंस है, अगर मगध के आसपास राजगृह और ये सब जो है, जो इसका कैपिटल था राजगीर या राजगृह कहें, गिरिब्रज कहें, तो कैपिटल था मगध का, हाँ इसका मगध महाजनपद का। तो जब आयरन माइंस है तो वहां पर बहुतायत में लोहे की खानें हैं, हाँ कॉपर की यानी तांबे की खान है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इससे हथियार बनाने में सुविधा होगी और इससे क्या होगा, आर्मी स्ट्रांग होगा। अगर वेपन्स बनाएगा तो स्ट्रांग आर्मी होगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी बात होगी। आयरन और कॉपर के खान से क्या होगा, वेपन बनेगा। तलवारें बनती थी कॉपर की, तांबे की, लोहे की। तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहां पे जंगल होगा, ठीक है, फॉरेस्ट। मगध में जंगल भी है, मगध में फॉरेस्ट भी है। अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से क्या होगा, फॉरेस्ट से देखिए क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात, यहां पे एलिफेंट होंगे, हाथी होंगे। तो हाथी को सेना में शामिल किया जाएगा। जंगल में हाथी है, हाथी कहां जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। और वैसे भी कहा जाता था कि मगध ने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, ठीक है, युद्ध में, ऐसे कहा जाता है। तो आर्मी में ये हाथी यूज होंगे और सेना स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो मगध को मजबूती मिलेगी इससे। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट में लकड़ी है, हाँ वुड, लकड़ी, अगर लकड़ी है तो लकड़ी के रथ भी बनाए जाएंगे, चैरियट, ठीक है ना, चैरियट, रथ, चैरियट बनाए जाएंगे। तो चैरियट अगर बनाए जाएंगे तो क्या होगा, चैरियट बनाए जाएंगे तो यहां पर यानी रथ बनाए जाएंगे, तो रथ सेना बनेगी। तो इसकी भी, रथ की भी, तो रथ का भी इस्तेमाल तो होता था आर्मी के लिए, ठीक है। तो ये भी स्ट्रांग होगा, सेना इससे भी स्ट्रांग हो रही है। दूसरा, लकड़ियां बेची जाएंगी, उससे फायदा होगा। और लकड़ियों का जो काम भी होगा, क्राफ्ट्स में काम होगा, और भी इसके सामान बनाए जा सकते हैं जिनका इस्तेमाल कहां होगा, व्यापार वाणिज्य में। तो इस वुड का काम एक तो कहां हो गया, देखिए, एक तो चैरियट बनाने में, और दूसरा वुड का काम हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स में। ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलेगा, सरकार को यहां भी इनकम होगा, तो इससे मजबूती मिलेगी। जितनी भी इनकम ज्यादा सरकार को होगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी, जितनी ज्यादा आय होगी सरकार की, वो देश हो, राज्य हो, हाँ वो उतना ही स्ट्रांग होगा। एक कंपनी है, कंपनी की इनकम बहुत ज्यादा है, वो उतना ही स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या चीजें थी। तो अब यहां पर आपको मैंने बता दिया, आयरन और कॉपर माइंस हैं तो वेपन बनेंगे, हथियार बनेंगे, आर्मी स्ट्रांग होगी। फिर मगध में जंगल है, घने जंगल हैं, तो वहां एलिफेंट मिलेंगे जो कि सैन्य संगठन को मजबूत करेंगे। हाँ, हस्ती सेना बन जाएगी, हाथियों की सेना बन जाएगी, ठीक है। लकड़ियां होंगी तो रथ बनाने में काम आएगा, तो रथ सेना मजबूत होगी। रथ यूज किया जाता था आर्मी के लिए, हाँ युद्ध में, वॉर में आपको रथ का यूज होता था। तो आप यहां वॉर भी लिख लें, वॉर, आर्मी, वॉर, तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए आप नोट्स तो बनाइए,
लेकिन नोट्स आप सिंबॉलिक फॉर्म में बनाए इस तरह से, ताकि उसको आप जल्दी देख सकें। और लिखने के लिए तो आप प्रैक्टिस करते रहे। इन सब चीजों से आप बहुत कुछ निकाल के सब्जेक्टिव चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वुड से आपको ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हो रहा है, तो ये आपको ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा है। तो ये आपका मैंने इकोनॉमिक पार्ट खत्म कर दिया। अब हम दूसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में, ठीक है। तो वो देखते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मगध के पास ही हाथी था और आयरन था और जंगल था, अवंती के पास भी था। और इसीलिए अवंती से इसका स्ट्रगल जोरदार रहेगा और सबसे लास्ट में अवंती को जीता जाएगा मगध के द्वारा। अंत तक संघर्ष चलेगा अवंती से, यहां भी है हाँ, लेकिन इसके पास उतने योग्य शासक नहीं होंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे। हरियंका डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, ऐसे योग्य शासक नहीं होंगे, ठीक है ना। इस वजह से ये फेलियर होगा। लेकिन सब बहुत स्ट्रांग है अवंती, और कुछ कूटनीति में भी मगध जो है बहुत ही ज्यादा आगे है इन लोगों से। तो ये बात है। अब इधर देखिए कि मगध और अवंती दोनों के पास है, और सबसे लास्ट में अवंती का विलय होगा। अवंती भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। सबसे पहले विलय होगा मगध में अंग का, ये हम देखेंगे बाद में। आइए अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौगोलिक कारक। मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक कारक क्या रहे? हाँ, तो देखिए, अब मगध की जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी, तो मगध की राजधानी कहां पे थी भाई? तो कैपिटल इसका एक तो था पहले राजगृह, या इसी को कहते थे गिरि व्रज। गिरि का मतलब पहाड़ी, व्रज का मतलब वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो यानी ये कैपिटल जो है मजबूत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और मान लीजिए कि ये गिरिव्रज है, ये अगर गिरिव्रज है, अगर मैंने जी लिख दिया, तो 5 पहाड़ियों से, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहते थे कि गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 हिल्स। ये सराउंडेड बाई 5 हिल्स। देखिए ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जहां जहां ये ओपनिंग है, ये जहां जहां ओपनिंग है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो जहां जहां ओपनिंग है उसको भी पत्थरों से इन ओपनिंग को भर दिया गया, ठीक है ना। इस ओपनिंग को भी, एक तो ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, और जहां जहां ओपनिंग्स है उसको भी भर दिया गया। तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया। तो सिक्योरिटी इसकी जो है ना, तो सिक्योरिटी इसकी स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग सिक्योरिटी आप लिख सकते हैं, स्ट्रांग सिक्योरिटी। स्ट्रांग सिक्योरिटी इसलिए भी क्योंकि देखिए उस समय कोई ऐसा मेथड नहीं था कि इन चीजों को उड़ा दिया जाए। हाँ, जो ये घेराव कर दिया गया, एक तो पहाड़ियां हैं और फिर यहां पर उनको पत्थरों से, स्ट्रांग पत्थरों से उनको ओपनिंग्स को भर दिया गया। तो उस समय कैनन वनन तोप जैसी कोई चीजें नहीं थी कि इसको उड़ा दिया जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा सुरक्षित था ये, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप देखिए, ये हमने फैक्टर लिखा था ए, नहीं ये इसी में ए बी सी तो उसमें कर दिया था ना। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिएगा पिछले वाले में,
आर्थिक कारणों में या आर्थिक कारकों में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए थे उस समय, आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के, जिससे विनिमय में भी आसानी हुई। ठीक है, उसको वहां नोट कर लीजिएगा। पंच मार्क्ड कॉइन, ये ऐसे लिखिएगा, पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिसे हम कहते थे आहत सिक्के। ठीक है ना, तो मुद्रा का प्रचलन एक तरह से उस समय इस तरह से हुआ था जिससे विनिमय में आसानी हुई थी। तो वो आर्थिक कारकों में एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, वो मैं शायद ध्यान से निकल गया था तो मैं नहीं लिखवा पाया, तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैपिटल भी है, कौन सा है भाई, एक और कैपिटल है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र जो है इसको कहते थे, ये मान लीजिए ये पाटलिपुत्र है या पटना है आज का, तो ये पाटलिपुत्र जो था ना, तो देखिए ये पाटलिपुत्र है, और ये पाटलिपुत्र जो है ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में क्या था, ये दो नदियां थी। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट में आपको सोन एंड गंगा, गंगा, सोन एंड गंगा नॉर्थ और वेस्ट में हो गई। और फिर यहां से देखिए, इस तरह से अगर देखिएगा तो ये सोन गंगा, और इधर हो गई ईस्ट और साउथ, ये हो गई पुनपुन नदी, पुनपुन। यानी कि ये देखिए, ये दोनों नदियां जो है नॉर्थ एंड साउथ को घेर लिया, और पुनपुन ने क्या किया, नॉर्थ एंड ये वेस्ट को, उत्तर और पश्चिम को घेर लिया इन नदियों ने। पुनपुन ने क्या किया, ऐसे थोड़ा और, ठीक है, ये यहां तक और ये यहां तक। ठीक है, और पुनपुन ने क्या किया कि घेर लिया यहां से, मान लीजिए इस तरह से, आप एक तरह से जंक्शन कर लीजिए। पुनपुन नदी ने क्या किया, पुनपुन ने ईस्ट एंड साउथ से घेर लिया पाटलिपुत्र को। देखिए पाटलिपुत्र पूरी तरह से घिर गया, हाँ, सोन और गंगा से घिर गया, उत्तर से और पश्चिम से। ठीक है, और पुनपुन से घिर गया पूरब से और दक्षिण से। ठीक है, तो इस तरह से पाटलिपुत्र एक जलीय दुर्ग की तरह था। ठीक है ना, आप हिंदी में अगर लिखें तो इसको कह सकते हैं जल दुर्ग या वाटर फोर्ट कह ले आप इसको, वाटर फोर्ट। तो इस तरह से देखिए यहां पर ज्योग्राफी ने भी बहुत हेल्प किया मगध को सक्सेस दिलाने में। ठीक है, ये हमने पॉइंट ए रखा था, पॉइंट ए इसमें। और बी अगर देखें तो बी में आप कह सकते हैं कि मगध का जो था ना, मगध का ऑथोरिटी ओवर रिवर वाटरवे, रिवर वाटरवे पे आधिपत्य था, यानी कि नदीय जलमार्ग पर आधिपत्य था। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी कर देता हूं, हाँ, आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, नदीय जलमार्ग पर मगध का आधिपत्य, नदीय या नदी वाले जलमार्ग पर मगध का आधिपत्य। अब इससे क्या होगा, यहीं से ये लोग करेंगे आर्मी का ऑपरेशन, अगर ये वाटरवे है ना तो यहीं से करेंगे, आर्मी ऑपरेशन भी करते थे यहां से। यानी कि आर्मी ऑपरेशन को हिंदी में अगर हम बोले तो कहेंगे सैन्य संचालन। ठीक है, सैन्य संचालन। ठीक है, उसके अलावा
ट्रैवलिंग के लिए तो यूज करेंगे ही, यातायात के लिए, ठीक है ना, ट्रैवलिंग के लिए यूज करेंगे। यानी यातायात और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, यानी कि परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब व्यापारिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है, हमने भौगोलिक कारक जो हमने बताया, मगध का क्या है, कैपिटल पहला राजगृह या गिरिव्रज था, कुशाग्रपुर भी बोलते थे इसको, पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुसुमपुरा कई बार आ जाता है एग्जाम में, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, राजगृह या गिरिव्रज। अब देखिए मैंने बता दिया कि ये सराउंडेड बाई 5 हिल्स, ये 5 हिल मैंने दिखा दिए थे, 5 हिल ये दिखा दिए थे, और बीच में जो ओपनिंग्स है, जो खाली जगह है, उसको पत्थरों से भर दिया गया, तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इनको मिल गई। उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तोप वोप जैसी चीजें नहीं थी, कैनन जैसी चीजें नहीं थी कि इनको उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, नेचुरल सिक्योरिटी इनको मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र जल दुर्ग की तरह था, क्यों, वाटरफोर्ट की तरह, क्यों भाई, तो मैंने बताया कि पश्चिम और उत्तर यानी कि वेस्ट और नॉर्थ से सोन नदी और गंगा नदी इसको घेरे हुए थी, और पूरब से और दक्षिण से, यानी कि पूरब ये और दक्षिण ये, यानी कि ईस्ट एंड साउथ से पुनपुन नदी इसको घेरे हुए थी। तो एक तरह से ये जलीय दुर्ग की तरह था, ये भी सिक्योरिटी के लिए अच्छा था, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, मगध का नदियों का जो जलमार्ग था उस पर अथॉरिटी था, आधिपत्य था, ठीक है, तो इससे ये आर्मी का ऑपरेशन भी करते थे, आर्मी ऑपरेशन करते, सैन्य संचालन करते थे, ट्रैवलिंग के लिए, नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए यूज करते थे, और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल इन मार्गों से करते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर भी मगध के उत्कर्ष में एक बहुत बड़ा इसका भी योगदान बहुत ज्यादा रहा, तो वो हमने इसे देखा। और अब हम बढ़ेंगे पॉलिटिकल फैक्टर की तरफ, ठीक है। पहले हम सांस्कृतिक फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में पॉलिटिकल देखेंगे, ताकि हमारा आगे वाला जो है पॉलिटिकल, ये डायनेस्टी पढ़ना है तो उसी से हम जुड़ जाएंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सांस्कृतिक कारण, इसको मिटाता हूं। आइए अब तीसरा कारण हम देखते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर। यानी कि सांस्कृतिक एंड धार्मिक कारण। अब देखिए, इसको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मगध, अगर हम मगध की बात करें, मगध, तो मगध के बारे में हम कह सकते हैं इसका अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर, अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि ऑफ सोसाइटी, 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 समाज रूढ़िवादी नहीं था, क्यों, एज इट वाज recently Vedicized,
वेदिसाइज्ड का मतलब अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी एज इट वाज रिसेंटली वेदिसाइज्ड, मतलब इसका मतलब यह है कि रूढ़िवादी समाज नहीं था। क्यों नहीं था? कि आर्यों का प्रभाव, आर्यन कल्चर का प्रभाव इस पर सबसे बाद में आया। अब कैसे इसको मैं समझाऊंगा, पहले भी वैदिक पीरियड में मैंने समझा दिया था आपको, लेकिन फिर भी समझिए क्योंकि यहां समझना जरूरी है। कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक एंड धार्मिक कारक। तो मगध क्या था? अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी एज इट वाज रिसेंटली वेरिसाइज्ड। कैसे तो इसको समझिएगा। हाँ देखिए, एक मैं छोटा सा मैप आपको फिर बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। देखिए इसी मैप में आप समझिएगा। जब मैं वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, समझिएगा, कि ऋग वैदिक पीरियड जब पढ़ा रहा तो उसमें बताया था कि ऋग वैदिक आर्यंस का विस्तार था कहां तक? ये वेस्ट यूपी तक, यहां तक इधर नॉर्थ में, ठीक है। अगर देखेंगे तो वेस्ट यूपी तक इस तरह का विस्तार था एक, ठीक है। और जब हम ये ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल की, बाद में, ठीक है, यहां आप देखेंगे तो अरावली रेंज है साउथ में, इधर वेस्ट यूपी है, ठीक है, वेस्ट यूपी है, और इधर आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इधर वेस्ट में और नॉर्थ में। इसका जो एरिया था ऋग वैदिक पीरियड का मैंने बताया था, उतना डिटेल तो नहीं बताऊंगा, पूरा एक मैंने डिटेल इस पे लेक्चर दिया था। और उसके बाद देखिए जो लेटर वैदिक पीरियड का है, ये लेटर वैदिक पीरियड का, ये गंडक नदी के पास था, ठीक, समझिएगा। ठीक है, गंडक नदी के पास था, यहां तक। इधर हम देख रहे हैं कैसे, देखिए यहीं पे है मगध और अंग, समझिएगा, ये मगध और मान लीजिए ये अंग है, ठीक है। देखिए मैंने कहानी बताई थी गौतम राहुगण और विदेह माधव, जो भी आपको मिल जाए। तो मैंने ये बताया था कि ये दोनों विदेह माधव के पास था कि भाई एक उनके पास एक शक्ति होती थी कि मुंह से उनके एक वैश्वानर अग्नि निकलती थी, फायर, ठीक है। ये वैश्वानर अग्नि वो होती थी जो कभी नहीं बुझती है, कहते हैं। तो कहते हैं कि ये दोनों यहां पे सरस्वती नदी के किनारे पे खड़े हैं, सरस्वती नदी पे खड़े हैं, ठीक है। और विदेह माधव के मुंह से निकलता है वैश्वानर अग्नि, आग का गोला निकलता है, और ये आग का गोला चल पड़ता है, और दोनों फिर इसके पीछे पीछे चलते हैं, और ये आग का गोला चलते चलते ये यहां पर गंडक नदी है, तो ये नदी के पास आकर, ये आग चूंकि नदी है तो ये गंडक नदी के पास आकर, ठीक है, ये नदी यहां पे आके ये आग बुझ जाती है, मैंने बताया था। तो जो लेटर वैदिक आर्यन का जो विस्तार हुआ, ये गंडक नदी तक ही हुआ, गंडक नदी के पार नहीं हुआ, ठीक है। और गंडक नदी के पार क्या है? यहां पर है मगध और यहां पर है अंग, ठीक है। इसीलिए इन्हें दूरस्थ प्रदेश भी कहते हैं, मतलब जो वैदिक कल्चर से दूर हो तो दूरस्थ प्रदेश। अब देखिए इनका कहा, मैंने क्या लिखा, अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी एज इट वाज रिसेंटली वेदिसाइज्ड, मतलब इनका हाल फिलहाल में 6th सेंचुरी बीसी के पास आके थोड़ा बहुत आर्यन कल्चर का असर पड़ा होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब मान लीजिए 1500 बीसी में मैंने बताया ना कि 1500 बीसी में शुरू हुआ था वैदिक कल्चर, ये 1500 बीसी में, और कहा ये आके यहां पे 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, ये 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी,
ठीक है, 6th सेंचुरी BC। 1100 साल या आप कहें 1100 ईयर्स के बाद थोड़ा बहुत वैदिक कल्चर का असर 6th सेंचुरी BC में पढ़ना यहां पर शुरू होगा। तो एक बैग तो जकड़ नहीं जाएगा, और जकड़न तो हो नहीं जाएगा वैदिक सभ्यता का, यहां पर लोग इसमें जकड़ तो नहीं जाएंगे तुरंत, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत दिन तक वैदिक कल्चर के प्रभावों से मुक्त रहा। ठीक है, देखिए यही है मगध और अंग, यहां पे मैंने इस तरह से बना दिया है थोड़ा सा, आप मगध और अंग इस तरह से। तो ये दूरस्थ प्रदेश, यहाँ पे अगर देखें तो यही गंडक नदी, इसके पहले गंडक नदी आ जाएगी, ठीक है ना, इसके पहले गंडक नदी आ जाएगी। ठीक है, और यही सरस्वती नदी से चलना शुरू करेंगे विदेश माधव और गौतम राहुगर, और यही गंडक नदी के पास आके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा अलग से बना दिया मैप ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, अदरवाइज यहां भी समझा सकता था। तो अब जब वैदिक सभ्यता का असर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग मॉडर्न हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। क्यों? वैदिक सभ्यता सुपरस्टिशन पे आधारित थी। हाँ, वैदिक कल्चर सेक्रीफाइसेस पे, कर्म कांड पे, हाँ, बलि पे, मैंने बताया था ना, बहुत सारे आडंबर था, बहुत सारा आडंबर था इसमें, इस सभ्यता में। ठीक है ना, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, मंत्रों का के उच्चारण पर बहुत ज्यादा जोर, अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो गया तो अनर्थ होने की बात कही जाती थी, ये एक अंधविश्वास था, बहुत सारी चीजें थी। तो इसका मतलब ये था कि अगर वैदिक प्रभाव में, वैदिक कल्चर के प्रभाव में मगध नहीं आया या अंग नहीं आया, तो कहते हैं कि मगध की सोसाइटी, समाज जो है उन्मुक्त है, इंडिपेंडेंट सोच रखती है, आधुनिक सोच रखती है। यहां के लोग आर्यन कल्चर से जो प्रभावित हैं वो आधुनिक सोच नहीं रखते थे, तभी तो आडंबर में पड़े हुए थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, इसे मैं मिटा रहा हूं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर ऑर्थोडॉक्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि मगध के लोग, आपको मैं बताऊं, ऑर्थोडॉक्स नहीं होने का मतलब यह था, वैदिक सभ्यता वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करती थी, लेकिन चूंकि ये उन्मुक्त स्वभाव के थे, तो यहां की सोसाइटी में, हाँ, यहां की सोसाइटी में आपको मैं बता दूं कि मगध जो है, तो मगध की सोसाइटी में वर्ण सिस्टम नहीं है, लोग समानता में विश्वास करते हैं। ठीक है, वर्ण सिस्टम नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, मतलब अगर वर्ण सिस्टम नहीं है, वैदिक सभ्यता में क्या था? ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और शूद्र। शूद्रों को कहा जाता था कि भाई आप तीनों की सेवा कीजिए, हाँ, आपका पैरों में ही स्थान है। तो ये बात मगध में नहीं थी। ठीक है, मगध में नहीं थी, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी छूत जैसी बात, यानी छुआछूत, जैसी बात यहां नहीं है। हाँ, कर्म कांड नहीं है, तो सेक्रीफाइस वाली, हाँ, पूजा पाठ में जो अंधविश्वास है वो सब चीजें नहीं है यहां पर। हाँ, आपको मैं बताऊं कि इतना अंधविश्वास था, मैंने बताया था कि समुद्र यात्रा पर रोक था वैदिक कल्चर में। हाँ, समुद्र यात्रा अनर्थ माना जाता था, यहां ये बात नहीं है। तो सी ट्रेड थ्रू सी, समुद्र के थ्रू, ये था यहां पर। ठीक है, उसके बाद वैदिक कल्चर में बाहर खाना खाना मना होता था। ठीक है, बाहर खाना खाना मना होता था, तो आउटसाइड फूड, अब व्यापारी बाहर जाएगा, 4-5 दिन रहेगा तो खाना तो खाएगा,
तो अगर इस पे मनाही होगी तो व्यापार को असर करेगा। यहां ये बात नहीं थी, ठीक है ना, घर का ही खाना कहा जाता था कि खाओ, ये थी यहां पर। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि वैदिक कल्चर में हाँ इंटरेस्ट लेना, ब्याज की मनाही थी, लेकिन यहां इंटरेस्ट यानी ब्याज ये व्यापार का बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, लोन और इंटरेस्ट, बिना इसके व्यापार नहीं हो सकता। तो देखिए ये सब चीजें जो वैदिक कल्चर में मनाही थी, हाँ कुछ चीजें जो पॉजिटिव चीजें थी वो मनाही थी, लेकिन यहां पर लोग उसको अपना रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं, छुआछूत को नहीं अपना रहे हैं, कर्म कांड को नहीं अपना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मगध के लोग, इसका मतलब ये है कि रखते हैं क्या, इंडिपेंडेंट थॉट इनकी है। थॉट यानी कि उन्मुक्त सोच है ये किस चीज पे भी, और उन्मुक्त सोच कब होगा, हाँ जब ये सब चीजें नहीं होंगी। यानी यहां के लोग जो हैं मगध के उन्मुक्त सोच भी रखते हैं और इक्वलिटी, समानता में भी विश्वास रखते हैं। समानता में कैसे विश्वास रखते हैं, यहां देखिए वर्ण सिस्टम को नहीं मानते। यानी जब वैदिक कल्चर का प्रभाव ही नहीं है, ठीक है, तो क्या है, लोग उन्मुक्त हैं, लोग मॉडर्न हैं, लोग आधुनिक ख्यालात रखते हैं, और प्रोग्रेस का साइन भी यही सब है। कहते हैं भाई प्रोग्रेस करना है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा क्यों करा रहे हो, राजनीतिक पार्टियां सियासी दल क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना हम लोग भाई ये सिर्फ नफरती आग फैला रहे हैं, दोनों को लड़ा रहे हैं, कास्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे देश, ये रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ये व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, तो देश तो इसी से आगे बढ़ना है, ठीक है ना, जाति व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ना है, हाँ देश को, हाँ सबको समान माना जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी कोई राज्य आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को यहां पे मगध में देखा गया कि वैदिक कल्चर का प्रभाव बहुत देर से पड़ा, तो लोग वैदिक कल्चर के जकड़न में नहीं थे, उन्मुक्त सोच और प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सब चीजें, ये सब वर्ण सिस्टम को, छुआछूत को, ये सब चीजें नहीं थी वहां पर, तो ये तो आप कर ही लीजिए, ठीक है, कोई इसमें सीधी सी बात, एक सिंबॉलिक वर्ड बनाइए, इंडिपेंडेंट थॉट इक्वलिटी। देखिए किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना हो, एक सिंबॉलिक कोई वर्ड बनाइए और उसी से एक्सप्लेन करते चले जाइए, इंडिपेंडेंट थॉट इक्वलिटी यानी समानता, या फिर अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी, इतना अगर, और आगे का लाइन एज इट वाज रिसेंटली वेरिसाइज्ड, क्योंकि हाल फिलहाल में ही इसका अधिकरण हुआ, तो बहुत सारी चीजें जो है धार्मिक जकड़न नहीं मिलेगा। तो ये कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लास्ट में देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म होगा, तो इससे मैं मिटाता हूं। आइए अब हम सबसे लास्ट में चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स का। पॉलिटिकल फैक्टर्स, कारक या राजनीतिक कारक, जो भी आप कहिए, ठीक है। क्या क्या थे भाई, देखिए पहली बात, रूलर्स इसके जो थे, यानी शासक कहिए, रूलर्स का मतलब शासक, रूलर्स शासक, ये कॉम्पिटेंट एंड एम्बिशियस, ठीक है, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे, एम्बिशियस। ठीक है,
योग्य एम्बिशियस रूलर थे, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं योग्य और महत्वाकांक्षी। ठीक है, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे यहां पर। रूलर्स का मतलब शासक। ठीक है, अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको शुरू में जब बताया था कि कौन कौन से हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, हाँ आपको इवन महा पद्मनंद, हाँ घनानंद, शिशुनाग, ठीक है शिशुनाग डायनेस्टी का कालाशोक, सब बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, योग्य भी थे और एम्बिशियस भी थे। ठीक है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा, जब तक आपका एम्बिशन तब तक पूरा नहीं होगा, हाँ जब तक आप महत्वाकांक्षी हो जाए और योग्य ना रहे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों थे, योग्य भी थे, कॉम्पिटेंट भी थे और एम्बिशियस भी थे यहाँ के रूलर। ठीक है, अब कैसे थे देखिए, आपको मैं बताऊं कि इन्होंने कूटनीति का, हाँ शाम दाम दंड भेद हर चीज का इन्होंने प्रयोग किया मगध के ग्रोथ के लिए। अब मैं कहूं कि दूसरा पॉइंट अगर मैं दूं तो मैं कहूं कि इन्होंने कूटनीति, ठीक है ना, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी, अगर अंग्रेजी में कहें तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। ठीक है, कैसे, अब देखिए मैरिज अलायंस बनाया था बिंबिसार ने। ठीक है ना, बिंबिसार ने मैरिज अलायंसेस बनाया था, इससे उन्होंने अपनी रिश्ते बनाकर उन्होंने राज्य का ग्रोथ किया था। वो सब आगे मैं पढ़ाऊंगा जब मैं, तो एक तो मैरिज अलायंस से, मैरिज अलायंस से 3 महत्वपूर्ण शादियां की थी, हाँ बिंबिसार ने। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मैरिज अलायंस किया था, ठीक है, इससे उसके मगध को मजबूती मिली। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंडशिप किया। फ्रेंडशिप मैंने बताया था कि बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रदोत को हो गया था पांडुरंग नाम की बीमारी, जिसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं आज के समय में। तो इसे हो गया था, तो इसने अपने वैद्य को, यानी उस समय का जो डॉक्टर है जीवक, उसको भेजा था। तो इससे क्या हुआ, अवंती जो है, पहले तो अवंती से रिश्ते अच्छे नहीं है, बहुत मजबूत है, लास्ट में मिला है ये, लेकिन अब ये दोस्त बना लिया इसने इसको। ठीक है ना, बिंबिसार ने चंड प्रदोत को दोस्त बना लिया, तो फ्रेंडशिप के थ्रू भी हाँ ये खेल खेला गया एक तरह से। दूसरा आप देखें तो वॉर, 3 नीतियों पे चले यहाँ के। कूटनीति क्या थी, डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंस हुआ। वैसे तो कहते हैं कि बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेमा से शादी हुई, महाकोशाला प्रसेनजीत की बहन से शादी हुई, और उसके बाद प्रसेनजीत की बहन से शादी हुई, और फिर शादी होती है चेलन्ना। तो इस तरह से आगे पढ़ेंगे इसको। तो मैरिज अलायंस हुआ, फ्रेंडशिप हुआ और वार, इस तरह की कूटनीति अपनाई गई। ठीक है ना, इसके अलावा कूटनीति में शामिल होने वाले इसके पास एडवाइजर भी बहुत अच्छे अच्छे थे मगध के पास। एडवाइजर्स अब एडवाइजर्स देखेंगे तो बिंबिसार के पास आपको 2 लोग थे। बिंबिसार के पास सुनिधि और दीर्घचारण, सुनिधि और दीर्घचारण, आप लिख सकते हैं सुनिधि दीर्घचारण। ये 2 एडवाइजर बिंबिसार के पास थे। ठीक है ना, और अजात शत्रु के पास था एक वत्सकार, अजात शत्रु,
ये थे, तो इनके पास थे वस्त्रकार, ये वस्त्रकार ने क्या किया था कि वज्जी संघ में वस्त्रकार ने वज्जी में फूट डाल दिया था। वस्त्रकार ने वज्जी में फूट डाला। वज्जी यहां है, वज्जी देखिए, ये वज्जी है, कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 स्टेट्स, ठीक है ना। ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली के आसपास का जो एरिया है आज का, वो वज्जी संघ में था, ठीक है। तो यहां पे वस्त्रकार जो है ना, ये वज्जी संघ में फूट डाल देगा। अजात शत्रु का सलाहकार था ये, और वज्जी संघ में फूट डाल देगा, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए कि कूटनीति के लिए भी कुछ ऐसे एडवाइजर्स के होने जरूरी हैं जो कि आपको हेल्प करें। तो बिंबिसार के पास सुनिधि और दीर्घचारण जैसे बहुत जबरदस्त एडवाइजर्स थे, और वैसे ही अजात शत्रु के पास वस्त्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने वज्जी संघ में फूट डाली थी। सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चूंकि ये पॉलिटिकल फैक्टर हमने इसलिए लास्ट में पढ़ा है क्योंकि यहीं से अब हम वहां बढ़ जाएंगे। कौन सा? डायनेस्टीज में बृहद्रथ डायनेस्टी मैंने बताया था, और सबसे पहला बृहद्रथ था, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर हर्यंका डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी, जिसमें बिंबिसार की बात होगी, ठीक है ना, बिंबिसार के बाद बात होगी। उसके बाद उसका बेटा अजात शत्रु आएगा, उसके बाद उदयन आएगा। तो इस तरह से लोग आते जाएंगे, तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर के बाद हम वहीं पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या फैक्टर रहे, ठीक है। तो मित्रता की बात मैंने बताई, कूटनीति में मैरिज अलायंस की बात बताई, और वार तो करना ही है। तो हर तरह की नीति अपनाई गई, हर तरह की कूटनीति, हर तरह की डिप्लोमेसी अपनाई गई, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कॉम्पिटेंट और एम्बिशियस रूलर थे। बिंबिसार जैसे रूलर थे, अजात शत्रु जैसे रूलर थे, शासक थे, ठीक है। उदयन जैसे शासक हुए, घनानंद महापद्मनंद जैसे शासक हुए, शिशुनाग और कालाशोक जैसे शासक हुए। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। बाद में इन्हीं की वजह से मगध जो है इतने बड़े महाजनपद से, मगध इतना बड़ा महाजनपद और स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बन के उभरेगा, और इसी के ऊपर आ जाएगा फिर द ग्रेट एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहां पर हो जाएगी। हम मौर्य साम्राज्य को आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मगध के उत्कर्ष में हम पूरे डायनेस्टी को देखेंगे, बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब जाकर आपका मगध के सक्सेस को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यहां भी जो फैक्टर्स आपने देखा, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, और आपने उन फैक्टर्स को समझ लिया होगा जिन फैक्टर की वजह से मगध इन बाकी के 15 जनपदों को, महाजनपदों को मात देने में कामयाब रहा। तो ये आप जान लीजिए, मैंने ये पहले ही महाजनपद बना दिया था, ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपद, नर्मदा के उत्तर में 15 महाजनपद, और नर्मदा के दक्षिण में सिर्फ 1 महाजनपद, अश्मक महाजनपद, गोदावरी नदी के तट पर। इसका जो एरिया है आंध्र, आज का तेलंगाना और महाराष्ट्र के आसपास का एरिया इसका होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में बाकी महाजनपद 15, साउथ में अश्मक, और साउथ में भी खाली क्या है कि साउथ इंडिया में तो अश्मक, और गंगा वैली में सबसे ज्यादा महाजनपद था, जिसमें मगध जो है, मगध को सबसे बड़ी सफलता मिली, एंड मगध emerged as the strongest out of this 16 Mahajanpada. So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. All the best.